हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हमारा हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का दूसरी इकाई का पाठ का नाम भी नवा है और इसका नाम है मेरे पिताजी। मेरे मतलब मेरे बापूजी, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हमने पढ़ा कि हरिवंश राय बच्चन अपने पिताजी के बारे में क्या क्या गुण बताते हैं कि उनके पिताजी क्या पहनते थे, कैसे स्वभाव के थे, कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, उनका दिनचर्या कैसे रहता था, उनकी क्या छवि लेखक के मन में आज तक पड़ी रही, जिसका उन्होंने पेन के माध्यम से पुस्तक पे लिखकर हमारे सामने जागृत किया है, मतलब हम लोग को बताया है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं उस लेसन को। मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक खोल के बैठ जाओ और ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ। ज़्यादा कठिन पाठ्यक्रम नहीं है, सरल है, समझने लायक है। तो आगे का मैं देखती हूँ कहाँ से। जन गीता का रूप दे रहा था। क्या? जो गीता पहले सिर्फ एक लोगों तक था, उसको लोगों तक पहुँचाने का रूप दे रहा था। किस भाषा में? अवधी भाषा में, मानस की शैली में, मनुष्यों की सरल भाषा में, अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञान रूप से मेरे चेतन की शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। मानस मतलब रामचरित मानस। उनके पिताजी जब पाठ्य पढ़ते थे गीता का या रामचरित मानस का, उसका मतलब अवचेतन जितनी उनकी सोच, जितना उनको याद है, और ज्ञान के रूप में उनकी चेतना में शिरा मानस की ध्वनियों की भीगी हुई है। जो भी पाठ्यक्रम रामायण उनके पिताजी पढ़ते थे, लेखक के हर एक अंग अंग में वह मानस पाठ आज की ध्वनियाँ उनके मन में भरी हुई हैं। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते, शायद चिंतन करने की दृश्य से। पिताजी उनके क्या करते थे? गीता का पाठ कैसे करते थे? शांत रह के, ताकि चिंतन मतलब ध्यानपूर्वक सोच से मानस में बहा करते थे। बहा मतलब पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से गा के पढ़ना। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। लेखक बोलते हैं हमारे पिताजी को संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, थोड़ा ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते जो अवधि से करते। लेखक बोलते हैं संस्कृत वो पढ़ते जरूर थे, लेकिन उनको वह सुकून नहीं मिलता था जो अवधी भाषा खड़ी बोली से समझते थे, जो रामचरित मानस में है। कविता शास्वर पढ़ने का मुझे भी शौक़ है। लेखक बोलते कविता सुर में, लय में पढ़ने का मुझे भी अच्छा लगता है। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो शास्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है। शास्वर मतलब गा के रामचरितमानस पाठ उन्होंने कई बार किया है। किसने किया है? लेखक ने किया है। लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म सिराओं को अभी कम ही छुआ है। मतलब बोलते हैं, लेखक बोलते हैं खड़ी बोली और मानस पाठ करते करते मेरी जीभ कैसी होती है? क्या होती है? ऐंठने लगती है, टेढ़ी होने लगती है, क्योंकि उसको गा के पढ़ना पड़ता है। अवधी भाषा से सुनहु तात, ऐसा कुछ अलग तरह से लय रहता है, जिसको पढ़ने से उनकी जीभ ऐंठने लगती थी। उनको उर्दू की बात ही नहीं है। वो बोलते उर्दू के साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उर्दू आराम से बोल सकता हूँ। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म सिराओं का अभी कम ही छुआ है। वो बोलते जो मानस का है ना, जो छोटे छोटे अंश हैं, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे अंश हैं, उनको मैं कम ही अभी सीख पाया हूँ। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरी हुई अधिक लगती है। जीवन मतलब अपने ज़िंदगी में जो दिनचर्या चलती है उस अर्थ में कम रहती है, बल्कि उसके लिए अलग अलग शब्दों का अर्थ समझना पड़ता है, जो बहुत ही कम हुआ है।
कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। किस कारण से? अब वो लेखक बोलते मैं नहीं बताऊँगा कि रामचरितमानस पाठ करने से उनको क्या तकलीफ़ होती थी। आगे देखो, फिर अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वह रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। रवाना हो जाना मतलब निकल जाना, चले जाना। किसी किसी दिन ऐसा भी होता, किसी कारण भोजन समय पर तैयार ना होता, पिताजी को बहुत गुस्सा आता। माँ कांपने लगती। कांपने का अर्थ होता है डर जाना। पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास ना था होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रख कर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती मतलब पठवाना, भेजना। और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आ जाता, भोजन ना करती। कौन भोजन नहीं करता था? लेखक की माताजी। किसके लिए? कि जब तक लेखक के पिताजी किसी दिन कोई कारण बस खाना नहीं बन पाता था, तो उनके पिताजी क्या करते थे, गुस्से में जल्दी जल्दी खाना बिना खाए ऑफिस चले जाते थे। तब लेखक की माँ खाना बनाकर डिब्बे में रख कर अपने एरिया में उनके गली मोहल्ले किसी न किसी आदमी के साथ दफ्तर में खाना भेज देती थी। और जब तक वो आदमी लेखक के पिताजी को खाना खिलाकर घर नहीं आ जाता था, तब तक लेखक की माँ खाना नहीं खाती थी। जब कोई जाने वाला ना मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। अगर कोई गली मोहल्ले का कोई लोग नहीं मिले खाना ले जाने के लिए, तो उस दिन लेखक की माँ घर में रह के भी, खाना होते हुए भी खाना नहीं खाती थी, उपवास करती थी। घर की 3 बूढ़ियाँ, अब लेखक बोल रहे हैं कि मेरे घर में 3 बूढ़ियाँ थीं, बूढ़े लोग। राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलता। बच्चे लोग, गांव में ऐसा होता है, गांव में क्या हर घर में जहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, अगर घर का कोई मुखिया खाना खाकर नहीं गया तो घर की औरतें ताना मारते मारते दिन बिता देती हैं। हाँ, खुद तो खा लो, खुद तो आराम करो, मेरा बेटा खा के नहीं गया, अरे फलाने खा के नहीं गए, वो भूखे बैठे होंगे। तो लेखक की माँ को दिन भर इन तीनों बूढ़ियों की ताने सुनने पड़ते थे। क्या थोड़ा जल्दी उठ जाती तो कुछ हो जाता, बना के दे देती तो कुछ हो जाता, क्या कर रही थी। मेरी माँ ना खाती तो वह कैसे खाती? अब लेखक बोलते कि मेरी माँ तो खाती नहीं थी, तो जो घर के बूढ़ी औरतें थी वो लोग भी खाना नहीं खाती थी, पर अपने गुस्सा का वह दिन भर माँ पर उतारती रहती थी। वो लोग दिन भर वो खाना नहीं खाते थे, लेकिन अपने गुस्सा क्या होता था, अपने लेखक की माँ पर उतारते रहते थे दिन भर, ताना कस कर बोल कर। पिताजी के दफ्तर से लौटने पर कोई ठीक समय नहीं था। लेखक बोलते मेरे पिताजी दफ्तर से सही टाइम पे लौटेंगे, कोई समय ठीक से नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक मतलब शुरुआती वर्षों में वह प्रायः देर से लौटते थे। प्रायः मतलब अधिकतर 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी हो जाती थी, और खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलाश तृप्त नहीं होती थी। मतलब उनका जो चलने की आदत थी, 8 मील चलने के बाद भी उनकी जो चलने की प्रक्रिया थी कम नहीं होती, जैसा लगता उनको और चलने का मन कर रहा है। 4 मील वो गंगा स्नान जाते थे, 4 मील वो ऑफिस चल के जाते थे। लेखक बोलते 8 मील चलने के बाद भी उनकी जो चलाश की तृप्ति, प्यास थी, बुझती नहीं थी। और रात को भी 2-3 मील घूम कर आने को वे तैयार रहते। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज है। मर्ज का अर्थ होता है बीमारी। कि लेखक के पिताजी कितना भी चले वो थकते नहीं थे, उनको आदत हो गई थी और ज़्यादा चलना और ज़्यादा घूमना फिरना। तो लेखक बोलते, मैं बोलता हूँ उनको चलने का जो आदत था एक तरह बीमारी थी।
सबसे अचरज, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। बच्चे लोग ध्यान देना, अगर अचरज आया, इसका पैराग्राफ में आया शब्द का अर्थ ढूंढ कर लिखो तो अचरज का होता है आश्चर्य। अचरज की बात यह है कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते सुबह 3 बजे ही थे। उनका कहना था नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है। सही बात है। आप दिन भर पड़े रहो, अगर नींद नहीं आई तो सोना बेकार है। आप 2 घंटे सो लो गहरी नींद में, जैसे लगता नींद पूरी हो चुकी है। यानी कम घंटों की भी नींद, गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद को कम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है। लेखक बोलते हैं उनके इस स्वभाव के कारण मैंने अपनी नींद पर कितना अत्याचार किया है। मैं भी कम सोने की कोशिश करता था। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है। लेखक बोलते हैं मुझे ज़िंदगी में इतनी कम नींद मिली है कि मैं सोचता हूँ जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन ऐसे पड़े रहने देना। किस लिए? ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए, उनकी आत्मा की नींद पूरी हो जाए। कल्पना करते हैं और यही सोचकर वो सुख पाते हैं। बच्चे लोग, ये उनका असंभव था ना, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर में जान रहती नहीं, तो नींद कैसे पूरी होगी? क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। सही बात है बच्चे लोग। पहले ऐसा था, घर का अगर कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं सोया है तब तक घर के बच्चे नहीं सोते थे। ऐसा नहीं है कि बाप काम कर रहा है बेटा सोया रहे, नहीं। अगर बाप उठता है, बाप के उठते ही बेटा भी उठ जाता था। जब बाप सोता था तो बेटा सोता था। लेकिन लेखक का नसीब, बाप, उनके पिताजी बहुत कम सोते थे, जिसके कारण लेखक को भी बहुत कम नींद मिलती थी। और वो बोलते हैं कि मुझे जब मरने पे मेरी नींद पूरी करने देना, जो कि संभव नहीं है। समय की पाबंदी का जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। सही बात है। अगर कहीं समय सारणी चलती है, नियम कानून चलता है, अगर घर के लोग मानते हैं तभी एक कोई मुखिया बन पाता है और उसके अनुसार पूरा घर चल सकता है। लेखक बोलते हैं उन्होंने जो नियम का लागू किया था उसके लिए घर के लोगों का सहयोग उनको पाना आवश्यक था। उन्हें रेस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम मतलब अलार्म घड़ी खरीदी और लाकर दलान की तिकोनिया पर रख दी। तिकोनिया मतलब कॉर्नर। एक होता है गाँव में लोग इसे बना के रखते हैं 3 कोना का, कि जहाँ पे कुछ सामान वामान रख जाए। तो लेखक के पिताजी ने क्या किया था, अपनी नौकरी के पहले साल ही अलार्म घड़ी लाकर दलान मतलब जो गांव में एक अलग से ऐसे बरामदा जैसे घर बना दिया जाता है, उसमें अधिकतर आदमी लोग रहते हैं जो घर के बाहर रहता है, तो वहाँ पे ला के कॉर्नर बना के उन्होंने रख दिया था। कौन सी घड़ी? कौन सी घड़ी? विक्टोरिया युग की घड़ी थी। और पॉर्नियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। पॉर्नियर दफ्तर मतलब उनके पिताजी का जो छपाई का कंपनी थी, दफ्तर था, वहाँ पे काम दे रही थी और वहाँ से उन्होंने उसको खरीद के लेके आए। वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। कंडम मतलब घर के रद्दी पेपर होते हैं, रद्दी की तरह उसको निकाल दिया गया था। यहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। जब वो अलार्म घड़ी पॉर्नियर के ऑफिस में उसको बेकार की चीज़ समझकर हटा दिया जा रहा था, तो लेखक के पिताजी ने वह अलार्म घड़ी 2 रुपये में खरीद ली थी। यह घड़ी बेहया साबित हुई। बेहया मतलब बेशरम। घड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। जब लेखक के पिताजी ने वो अलार्म घड़ी खरीद के लाए तो उसकी थोड़ी बहुत सफाई कराई, मरम्मत कराई और वह घड़ी चलने लगी तो लेखक बोलते चलती ही चली गई, वह ख़राब नहीं हुई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती।
उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। घड़ी साज मतलब जो घड़ी बनाता है, उसके यहाँ घड़ी को ले जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेखक बोलते मुझे कभी याद नहीं आया कि वह घड़ी कभी बनवाने के लिए दुकान पे गई हो। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं है। मतलब जो कॉर्नर था दलाल में वह कभी खाली हो, लेखक के दिमाग में ऐसी कभी बात नहीं आई। वहाँ हमेशा वह घड़ी पड़ी हुई मिलती थी। बस 7वें दिन अलार्म लगा, उसमें चाबी भर दो और जिस समय पे आपने अलार्म लगाया वो अपने आप रोज़ बजती थी। मेरे पिताजी ने के जीवन पर्यंत वह चलती रही। लेखक बोलते जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक वह घड़ी चलती रही, मतलब चालू थी। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अभी वह चल ही रही है, मेरे पास नहीं है। लेखक बोलते हैं मेरे पिताजी को मरे कितना साल हो गया बच्चे लोग? 30 साल हो गया, लेकिन वह घड़ी अभी भी चल ही रही है। लेकिन घड़ी किसके पास नहीं है? लेखक के पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के प्लेयर थे। कौन? रामचंद्र। किसकी बहन के लड़के थे? लेखक की बहन के लड़के। उसे अपने नाना के एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है। बच्चे लोग, ये बात सही है क्योंकि वो पिताजी की निशानी थी। पहले घर के छोटे से छोटे चीज़ को ना बहुत आदर सम्मान से रखा जाता था, क्यों? वो हर किसी न किसी की निशानी होती थी। लेखक बोलते जब मैं अपनी बहन के घर जाता था तो मेरी निगाह इधर उधर घूम कर जाकर उस घड़ी पर टिक जाती थी। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोजन उत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख, अश्रु आंसू, हंसी, वाद विवाद, झगड़ा तकरार, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी है, गवाह। साक्षी मतलब गवाह। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है। एकर मतलब अब यहाँ भोजपुरी में आ गया है। लोग बोलते हैं कि ये घड़ी जो है आराम घड़ी है, पर ना ही खुद आराम करता है ना केहू को आराम करा देता है। मतलब जिस समय पर उस पर अलार्म चाबी भर दिया जाता था वो अपने आप उसी समय पर वो बजने लगती थी। लेखक की माँ बोलती, लेखक की माँ तो हरिवंश राय बच्चन की माँ बोलती थी, इसका नाम आराम घड़ी किसने रख दिया है? कहने के लिए आराम घड़ी है, ना खुद सोती है ना दूसरों को सोने देती है, ना केहू के आराम कर देते हैं। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया तो कोई अचरज की बात नहीं। अलार्म से आराम घड़ी वो गांव के लोग रख दिए थे, आराम से एक जगह रख दो, अपने आप वो अलार्म बजा देगी। अचरज का पहले मैंने बता दिया, आश्चर्य। कभी कभी आराम का आह भी छोड़ दिया गया तो ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी कहते सुना है। राम मतलब जो समय के पक्के होते हैं, जो जिस समय पे होना है, नहीं होना तो नहीं होना है। वो घड़ी की भी यही खासियत थी, एक बार चाबी भर दिया तो अपने समय पर वो बजती थी, अपने समय पर लोगों को जगाती थी, दूसरा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो बच्चे लोग, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की एक पुस्तक का नाम है जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन के बारे में लिखे हैं। उसमें से एक अंश था मेरे पिताजी। तो ये आप लोग को समझ में आया? बच्चे लोग याद रखना, ध्यान देना। ये हमारा पाठ्य पूरा हुआ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।